हाँ तो दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है पीरियोडिक टेबल पे, जिसमें हम पूरी पीरियोडिक टेबल को 1.5 घंटे से भी कम वक्त में खत्म कर देंगे और नीट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल से वो भी हम करेंगे। ठीक है, देखो यार थ्योरी के साथ नीट के क्वेश्चन करना भी जरूरी है ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है यार, ये पूरे 7 के 7 टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। देखो यार हिस्ट्री वाला पार्ट है वो हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि नीट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है हिस्ट्री से और आने की भी कोई संभावना नहीं है, तो हिस्ट्री वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। बाकी ये जितने भी टॉपिक है 7 पूरे के पूरे हम करने वाले हैं। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं एक बेहतरीन वीडियो पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, देखो यार एक एटम है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस और यहां पाए जाते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होते हैं साहब? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो वो वापस हमने एटम है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, जो एटम है इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी तक देखो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है एटम का। ठीक है, ये एक एटम है, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ठीक है, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो क्या होता है जो न्यूक्लियस है, जो आउटर न्यूक्लियस जो है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, अट्रैक्शन लगाता है किसमें? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, ये पता होगा आपको। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियस है अपनी तरफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कौन? ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या होता है? देखो नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्सन भी होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सन देते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो नेट अट्रैक्शन है, मतलब सॉरी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, जो अट्रैक्शन लग रहा है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या देखो जो एक बार वापस। ठीक है, देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहे हैं? रिपल्सन लगा रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है? नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो जेड इफेक्टिव क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। जेड इफेक्टिव क्या है? जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वही है जेड इफेक्टिव। ठीक है, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वही है साहब जेड इफेक्टिव। ठीक है, अच्छा यार बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट की। बहुत ही आसान। ठीक है, बहुत ही आसान। देखो अभी हमने देखा था क्या, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा रिपल्सन देते हैं। ठीक है, उसको रिपल्सन देते हैं, यानी एक तरह से शील्ड का काम करते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से शील्ड का काम कर रहे हैं, क्योंकि रिपल्सन दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखो एक बार वापिस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये इनर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? जो न्यूक्लियस का जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। ठीक है, यही इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखो एक बार पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, देखो जो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है एक तरह से शील्ड का काम करते हैं।
ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखो यार, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखें ऑर्बिट में, तो एस ऑर्बिट होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। देखो समझते हैं, शील्डिंग इफेक्ट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एस का सबसे ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, देखो जो एस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ऑर्बिट का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन बहुत कम होता है। लेकिन हम पी की बात करें तो डाइल्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और डी में बहुत ज्यादा होता है डाइल्यूशन। ठीक है, और एफ में तो और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो एस है ना, ये रिपल्सन भी ज्यादा देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके कंसंट्रेट है, इसीलिए देखो एस है, इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, अब देखो जो जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है, जो जेड इफेक्टिव है, लेफ्ट से राइट जाए हम, है ना, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो बढ़ता है। ठीक है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं, है ना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और ना, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जनरली क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखो एक बार वापस देखो यार, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, ठीक है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो है वो क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं, ठीक है, टॉप से हम बॉटम में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव है, जनरली क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो लास्ट बात कर रहे हैं हम, देखो जो जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है, देखो जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें तो जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन से समझते हैं। देखो हमको जेड इफेक्टिव है उसका ऑर्डर बताना है इन सब में। ठीक है, देखो ये जो सब है, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप देख सकते हो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो जितने भी एलिमेंट हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना कम नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव, यानी या फिर ये कह दो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही कम जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, देखो जो पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज्यादा, आप देखो इसमें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम +3 पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव हो जाएगा एल्यूमिनियम +3 का, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम +2 में। ठीक है, और फिर हो जाएगा सोडियम प्लस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव हो गया एल्यूमिनियम +3, फिर हो गया मैग्नीशियम +2, फिर हो गया सोडियम प्लस। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, यानी जितना कम नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव, या फिर ये कह दो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही कम जेड इफेक्टिव। ठीक है, देखो यार जो नाइट्रोजन 3- है इसका सबसे कम हो जाएगा क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन 2-, इसका ज्यादा हो जाएगा इससे, और जो फ्लोरीन है माइनस, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो इन तीनों की अगर हम बात करें। ठीक है, तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, तो एल्यूमिनियम +3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम +2 और सोडियम प्लस। ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखो फिर आ जाएगा क्या, फ्लोरीन माइनस, फिर आ जाएगा O2-। ठीक है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है तो और कम हो गया, और N3-। ठीक है, नाइट्रोजन 3- है तो सबसे कम हो गया। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये होता है, जरूर याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना, देखो यार एक एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक बार वापस देखो यार एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, यही होती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यार समझ में आ गया होगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो दूरी है वही होती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना,
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो एटॉमिक रेडियस है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो एटम है कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, एक सिंगल एटम है वो कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोजीशन है वो भी अनसर्टेन है। देखो कैसे, देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर का होता है और कुछ इस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एक तो उसकी जो पोजीशन है वो भी अनसर्टेन है, और जो एटम है वो कभी भी क्या है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस जो है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, मतलब सिंगल एटम कहीं भी नहीं मिल रहा है। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोजीशन है वो भी अनसर्टेन है, ठीक है। इसलिए एटॉमिक रेडियस है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम कैसे मेजर करते हैं? देखो एटॉमिक रेडियस को बहुत ध्यान से सुनना। देखो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का क्या तरीका है कि दो एटम जो होते हैं, ठीक है, ये एक एटम है ना, ये दूसरा एटम है, ठीक है। तो दो पास पास के एटम है, इसके जो न्यूक्लियस है इसकी बीच की जो डिस्टेंस है इसी का हाफ हो जाता है एटॉमिक रेडियस। देखो एक बार वापस बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जो दो पास पास के एटम है उसके जो न्यूक्लियस है, उनकी डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाता है? एटॉमिक रेडियस। उनकी डिस्टेंस का हाफ ही हम एटॉमिक रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक बार वापस, एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं? दो पास पास के एटम है ना, जो दो पास पास के एटम है उसकी जो न्यूक्लियस है ना, उसके बीच की डिस्टेंस है ना, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उसी का हाफ होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब देखो यार आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। देखो पीरियड में है ना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होती है, साइज कम होती है, मतलब एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होती है, यानी साइज कम होती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है ना। तो यार साइज क्यों कम हो रही है इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ा पास आ जाएगा, जिससे क्या होगी? इस एटम की साइज है वो कम हो जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज कम होती है, यानी एटॉमिक रेडियस कम होती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा? ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा पास आ जाएगा न्यूक्लियस के, और पास आ गया तो क्या होगा? साइज कम हो जाएगी, जिससे क्या है? एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ग्रुप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। देखो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं, है ना, टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ती है, ठीक है, सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, सेल्स बढ़ती है, जिससे क्या हो रहा है? साइज भी बढ़ता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, जिससे क्या है? साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बार वापस देखो, अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, अगर पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और हम टॉप टू बॉटम जाए, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, साइज है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, ठीक है। जिसे यार अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, ठीक है, तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज कम हो रही है ना। देखो लिथियम है, इसके सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर हो जाएगी बेरिलियम की, फिर बोरोन की और कम हो जाएगी, ठीक है, फिर कार्बन की और कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की और कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की और कम हो जाएगी, और सबसे कम हो जाएगी फ्लोरीन की, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज कम हो रही है, ठीक है। और अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं, ठीक है, जैसे हम बात करें, है ना, फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगी लिथियम की, उससे ज्यादा हो जाएगी सोडियम की, है ना, फिर पोटेशियम की। तो इस तरह से यार ऊपर से नीचे जाने पे क्या है? साइज बढ़ रही है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आयनिक रेडियस की,
ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। दोस्तों 90% जो क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस के वो आयनिक रेडियस से ही आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक रेडियस, यहीं से पूरे क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक रेडियस के, लगभग यहीं से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं एटॉमिक रेडियस के। तो बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है आयनिक रेडियस। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बेसिक सी बात करते हैं। देखो जो एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है उससे मान लो यार कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी भी एटम से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे और प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार वापस मैंने क्या बोला, कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लूज करता है वो एटम इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे उस, है ना, उस एटम में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, यानी पॉजिटिव पार्ट बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी नेगेटिव पार्ट कम हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। देखो यहाँ भी देखो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना, तो क्या होगा, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, अब आता है मेन बात। देखो जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ये बात पढ़ी थी अभी, है ना हमने। ठीक है, तो देखो जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। अगर किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन बढ़ गया, यानी पॉजिटिव पार्ट बढ़ गए, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ गया। ठीक है, कोई भी एटम है अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, यानी पॉजिटिव पार्ट बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, मतलब जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी। देखो क्यों होगी साइज कम, है ना, वैसे हम देख चुके हैं लेकिन एक बार वापस देखो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम क्यों होगी। देखो यार कोई भी एटम है ये, है ना, ये एक एटम है, सॉरी एक एटम है, ठीक है, इस का जो न्यूक्लियस है ना, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है अट्रैक्शन जो लगा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ जाएंगे, यानी साइज कम हो जाएगी। ठीक है, साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो यार ये बात हुई। देखो कोई भी एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना, और प्रोटॉन बढ़े यानी पॉजिटिव पार्ट बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यार हम बात करें अगर सोडियम और सोडियम प्लस में, ठीक है, तो देखो यार साइज किसकी ज्यादा होगी, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखो सोडियम और सोडियम प्लस है, ठीक है, देखो उसमें जेड इफेक्टिव है वो किसका ज्यादा होगा, सोडियम प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो देखो साइज कम होगी। ठीक है, तो सोडियम प्लस इसकी साइज कम हो जाएगी, है ना, और जो सोडियम है इसकी साइज ज्यादा हो जाएगी सोडियम प्लस से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सोडियम और सोडियम प्लस में सोडियम की ज्यादा साइज होगी, तो क्योंकि देखो सोडियम प्लस है इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो साइज कम होगी। ठीक है, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी का उल्टा जस्ट क्या होगा, अगर एटम है अगर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है, एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो जाएंगे एटम में और प्रोटॉन कम हो जाएंगे, और देखो जेड इफेक्टिव है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, साइज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे क्लोरीन और क्लोरीन माइनस की, एक सेकंड, क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लोरीन या क्लोरीन माइनस की अगर हम बात करें तो देखो यार जो क्लोरीन माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, जिससे क्या होगा, जेड इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि देखो जेड इफेक्टिव है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, देखो क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में, क्लोरीन और क्लोरीन माइनस की बात करें तो क्लोरीन माइनस है इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज के, तो क्या होगा, साइज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जेड इफेक्टिव कम है तो साइज ज्यादा हो जाएगी, इसलिए जो क्लोरीन है और क्लोरीन माइनस में से ज्यादा साइज होती है क्लोरीन माइनस की। ठीक है, देखो अल्टीमेटली ये भी याद रख लो तो काम चल जाएगा। देखो इतनी बातें याद ना रखें, ये भी याद रख ले तो काम चल जाएगा। देखो रेडियस जो है ना, यानी साइज का जो है रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम सेम एटम की बात करें
या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस यानी उतनी ज्यादा साइज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस, या फिर कह दो जितना कम नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरी आयनिक रेडियस की। और ये भी याद है ना तो लगभग जो क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक रेडियस के वो हो जाएंगे। अभी हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार वापस हम अगर सेम एटम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो क्या होगा, रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, निगेटिव चार्ज के। यानी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज के, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस। ठीक है, तो ये बात है कुल मिला के। अब देखो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है ना, और नाइट्रोजन माइनस की बात करें। ठीक है, तो देखो यार रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, सॉरी नेगेटिव चार्ज के। रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, यानी जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, तो n और n माइनस में n माइनस की रेडियस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यार हम बात करते हैं इन सब, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें हमको बताना है रेडियस किससे ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो जितने भी एलिमेंट हैं ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं ये सब, मतलब सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो जितने भी एलिमेंट है सब में इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है पूरी। ठीक है, तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ क्या होगा, रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ है, N3 माइनस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेडियस हो जाएगी N3 माइनस की, फिर O2 माइनस एंड फिर F माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस। ठीक है, तो देखो सबसे कम रेडियस होगी एल्यूमिनियम +3 की, फिर उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी Mg+2 की, और उससे ज्यादा हो जाएगी किसकी, सोडियम प्लस की। ठीक है, तो यार कुछ ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा N3 माइनस, फिर O2 माइनस, F माइनस। ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो N+ है इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, Mg+2 से, और सबसे कम हो जाएगी एल्यूमिनियम +3 की। ठीक है, बहुत ही आसान था, है ना। अब नीट, हाँ तो दोस्तों चलते हैं सीबीएसई AIPMT 2010 के क्वेश्चन पे। ठीक है, हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनिक रेडियस का, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है हमको क्या, कैल्शियम +2, पोटेशियम +, सल्फर 2- एंड क्लोरीन -, ये दे रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है सल्फर 2- का। ठीक है, तो सल्फर 2- की रेडियस है सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर आ जाएगा क्लोरीन -, ठीक है, क्लोरीन - आ जाएगा। फिर आ जाएगा क्या, पोटेशियम +, ठीक है, और सबसे कम हो जाएगी किसकी, कैल्शियम +2 की। ठीक है, सबसे कम हो जाएगी कैल्शियम +2 की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज्यादा है किस पे, कैल्शियम +2 पे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब आगे चलते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट, है ना, ये एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जर आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, देखो जो ये एलिमेंट्स है अगर ये अपने सबसे पास के नियर गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करे तो सबसे लार्जर आयन किसका बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इन सब एलिमेंट है, इसका सबसे पास वाला नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है वो नियोन का होता है 1s2 2s2 2p6, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं ना अपने, यानी पास के अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यानी ऑक्सीजन 2- हो जाएगा। ठीक है, 2 अगर इलेक्ट्रॉन ले गए तो ऑक्सीजन 2- हो जाएगा इस पे। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 10 करने तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, तो फ्लोरीन - बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो नाइट्रोजन 3- हो जाएगा। और सोडियम जो है इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इसको 10 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो सोडियम + बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सा है कि देखो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, और रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो सबसे ज्यादा जो लार्जर आयन बनेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा किसका, N3- का। ठीक है, N3- का
ठीक है, क्योंकि यार जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा है N3 माइनस पे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, तीसरा जो ऑप्शन है नाइट्रोजन, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो एक बार वापस बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था कि जो जितने भी ये एलिमेंट है, अगर ये अपने सबसे पास वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे तो सबसे लार्जर आयन कौन सा बन के आएगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन था। ठीक है, इसने अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएगा, फ्लोरीन पे -1 आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन है उस पर -3 आ जाएगा और सोडियम पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, आयन की, लार्जर आयन कौन सा हो जाएगा, N3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यही है। ठीक है, तो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रपोजल होते हैं नेगेटिव चार्ज के, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा आ जाएगा नाइट्रोजन पे, इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, अब देखो यार टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस जो है उसमें आगे चलते हैं, और भी काफी सारी रेडियस है, इनकी बात हम कर लेते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आयनिक रेडियस ही है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आयनिक रेडियस से आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, है ना, हम एक एक करके बात करेंगे कोवलेंट रेडियस की, मेटालिक रेडियस की एंड वॉन डेर वाल रेडियस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस। ठीक है, देखो कोवलेंट रेडियस है उसकी हम बात वहां करते हैं जहां दो पास पास के एटम है उनमें कोवलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, दो पास पास के एटम है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, वहां हम कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड वगैरह है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो दिक्कत मत लेना केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं इन सब में, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे अच्छे से जो कोवलेंट बॉन्ड वगैरह ये सब। ठीक है, तो अभी ये याद रखो जो कोवलेंट रेडियस है वो पाई जाती है कहाँ, जहां दो पास पास के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो। और एक और बात, यहाँ जो एटम है, ठीक है, जो एटम कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं वहां ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक है, एटम में ओवरलैपिंग पाई जाएगी अगर वो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो। ठीक है, और जनरली नॉन मेटल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोवलेंट रेडियस है वो जनरली नॉन मेटल में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो मेटेलिक रेडियस की बात करें हम, तो मेटेलिक रेडियस कहाँ पाई जाएगी, जहां दो पास पास के एटम है आपस में मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हो। ठीक है, अगर दो पास पास के एटम आपस में मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हो तो हम बात करेंगे वहां मेटेलिक रेडियस की। और यहाँ ध्यान रखना जो एटम है ना, जो एटम है पास पास के केवल एक दूसरे के सरफेस को ही टच करते हैं। ठीक है, देखो कोवलेंट बॉन्ड जहां बन रहे थे, है ना, वहां जो एटम है एक दूसरे को पर ओवरलैपिंग कर रहे थे। ठीक है, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ मेटेलिक रेडियस है, यहाँ क्या होता है कि सरफेस को टच कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस को टच कर रहे हैं। अब हम हाँ तो दोस्तों बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस की। ठीक है, अब बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस की। ठीक है, देखो यहाँ है क्या होता है, दो एटम है इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, यहाँ केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, दो एटम के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो एटम है इसको बांधे रखता है। तो जरूर याद रखना वॉन डेर वाल रेडियस है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होगा, केवल वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा दो एटम के बीच में। ठीक है, अब देखो मेन बात अपन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है मेटेलिक रेडियस और सबसे कम होती है कोवलेंट रेडियस। ठीक है, देखो बहुत आसान है इसको समझना। ठीक है, देखो जो वॉन डेर वाल रेडियस है, यहाँ जो एटम है दो एटम के बीच बहुत ज्यादा गैप पाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा हो जाती है वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, फिर होती है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, ये केवल एटम है सरफेस को टच करते हैं। ठीक है, और सबसे कम हो जाती है क्या, कोवलेंट रेडियस, यहां दो एटम के बीच ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सबसे कम रेडियस हो जाती है कोवलेंट रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस सबसे कम हो जाती है क्योंकि दो एटम है यहां ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेटेलिक रेडियस की बात करें तो सरफेस को टच कर रहे हैं, और वॉन डेर वाल में तो बहुत दूर दूर है, दो एटम बहुत दूर दूर है, इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा हो जाती है, फिर मेटेलिक रेडियस और सबसे कम कोवलेंट रेडियस, जरूर याद रखना। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। ग्रुप 13 है, उसमें हम एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अब देखो जनरली होना क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस वो बढ़ती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, लेकिन 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 यहाँ क्या हो जाता है, अपन को एक इंटरचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जो एल्यूमिनियम है इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो गैलियम से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ एक इंटरचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, देखो होना तो क्या चाहिए, एल्यूमिनियम है उससे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए गैलियम की, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, गैलियम से ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम की, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर क्या आ जाता है, बोरोन, फिर आ जाता है गैलियम, और उससे ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम की, फिर सेम है इंडियम और थैलियम।
ठीक है, तो ये ऑर्डर आ जाता है। देखो ये क्वेश्चन नीट 2018 में भी आया था। तो देखो क्वेश्चन है नीट 2018 का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप नंबर 13। ठीक है, तो देखो बोरोन, फिर आ जाएगा गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, यहाँ इंटरचेंज देखने को मिल गया अपन को। ठीक है, गैलियम है, इसकी कम होगी एल्यूमिनियम से। ठीक है, अब देखो यार इसका रीजन क्या है, इसको एक बार रीजन को भी देख लेते हैं। इसका रीजन होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका रीजन होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसको भी समझते हैं थोड़ा। देखो जो गैलियम है, इससे पहले आ जाए 3D सीरीज, तो होता क्या है, जो गैलियम के इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है, डी ऑर्बिट में। अब जो डी ऑर्बिट है उसकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। ठीक है, शील्डिंग क्या होता है आप देखते हैं एक बार। देखो जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, हमने जेड इफेक्ट में पढ़ा था, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सन देते हैं। ठीक है, रिपल्सन देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो नेट अट्रैक्शन जो लग रहा है न्यूक्लियस का वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यार डी और एफ ऑर्बिट जो है उसमें जो शील्डिंग है बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, देखो यार ये जो रिपल्सन दे रहे हैं ये डी और एफ के ऑर्बिटर वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ही कम देते हैं। जिससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत बढ़ जाता है, यानी जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिससे क्या है, साइज कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, साइज कम हो जाती है। इसलिए जो गैलियम है ना, जो गैलियम है इसकी साइज कम हो जाती है एल्यूमिनियम से। ठीक है, अब देखो यार एक और कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे तो यार इसको हम डी ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो जो हाफनियम है, ठीक है, डी ब्लॉक में जो हाफनियम होता है इससे पहले आती है लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ जो ऑर्बिट है उसमें फिल होते हैं। अब देखो जो एफ है इसकी शील्डिंग तो डी से भी पुअर है। ठीक है, डी है उससे भी पुअर होती है शील्डिंग एफ की। तो क्या होता है, देखो शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, और जो साइज है जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ेगी नहीं, यानी कम हो जाएगी। तो होता क्या है ना, कि जो जितने भी इसके आगे के एलिमेंट्स है, ठीक है, उसकी साइज है वो इतनी बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, उनकी साइज बढ़ नहीं पाती है। तो होता क्या है, जो 4 से 12 तक के ग्रुप है उसमें जो 4D और 5D जो सीरीज होती है ना, उनकी जो एटॉमिक रेडियस है, उनकी जो साइज है लगभग सेम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, जो 4 to 12 ग्रुप है ना, 4 से 12 तक के जो ग्रुप है वहाँ क्या होता है, जो 4D और 5D जो सीरीज है इनकी जो एटॉमिक रेडियस है बिल्कुल सेम हो जाती है। एक बार यहाँ भी हम देखें तो देखो 4 से है ना 12 तक के जो ग्रुप है, यहाँ जो 4D और 5D है इनकी जो साइज है वो बिल्कुल सेम हो जाती है लगभग, है ना। इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये डी ब्लॉक में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो हाँ दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो देखो यार आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। पहले हम एक दो बेसिक बातें करते हैं। देखो यार ये एटम है एक, और ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं इसलिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के, है ना। अब देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, अब देखो यार ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिटल से बाहर करना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये अट्रैक्शन फोर्स है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी एक, और मोटे मोटी यार यही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको और बेहतर तरह से समझते हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात, आयनाइजेशन एनर्जी की बात हमेशा उसी एटम में करेंगे जो आइसोलेटेड हो और उसकी स्टेट गैसियस हो। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी बात आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए की जाती है। आइसोलेटेड यानी सिंगल हो और उसकी स्टेट गैसियस हो। ठीक है, तभी हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। जरूर याद रखना। ठीक है, देखो यार जैसे एक कोई एटम है, आइसोलेटेड है और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या किया, एनर्जी दी,
है ना, और जो एनर्जी देंगे, है ना, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और जो एटम था ए, इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक और चीज समझते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ये तीनों क्या होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही आसान है। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, है ना, इससे हमने इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया। ठीक है, तो जो एनर्जी दी वही होगी आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। ठीक है, तो जो एटम है ना, जिससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, अगर हमें एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, ठीक है, अब इस एटम से हमको एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है, और अब देखो यार, कुल मिला के इस एटम से हमने दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, लेकिन हमको अब वापस एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, तो हमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस देखो, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो सिंपल सा हो गया, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो यार, इसी एटम, है ना, ये जो एटम है जिससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, ठीक है, इससे हमको एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हमको एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी, और ये एनर्जी पहली वाली से ज्यादा होगी, ये एनर्जी पहली वाली से ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अब देखो हमको एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है इसी एटम में से, है ना, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगी, और ये पहली वाली से भी ज्यादा होगी। मतलब देखो थर्ड जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है, तो जरूर याद रखना यार, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यार आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की, कि आयनाइजेशन एनर्जी है, इसको कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है जेड इफेक्टिव। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो यार कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, यानी अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। देखो कैसे, बहुत ही आसान है इसको समझना। देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है क्या, जेड इफेक्टिव। ठीक है, वो होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब यार अगर ये अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा यार, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जेड इफेक्टिव के। ठीक है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अगला आता है साइज। ठीक है, अगला फैक्टर आता है साइज। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, देखो कैसे यार, ये भी बहुत आसान है समझना। ठीक है, ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है। अब देखो जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा तो दो न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच भी डिस्टेंस उतनी बढ़ेगी, तो यार क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो अट्रैक्शन फोर्स भी तो कम हो जाएगा ना उतना ही। तो यार साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस है उसकी दूरी, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगी और उतना ही आसान हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अगले फैक्टर कि जो एस ऑर्बिटल है इसकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही आसान है, इसको भी समझना भी। देखो जो एस ऑर्बिटल है वो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स भी यहीं लग रहा होगा। ठीक है, फिर पी थोड़ा दूर होता है, डी और भी दूर, फिर एफ। तो ये जो एस ऑर्बिटल है इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। अब देखो जो फैक्टर आ रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, देखो जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे एस, है ना, 2 P3, है ना, ये क्या है, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए
अगर हमको इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए अगर हमको इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो यार, ये फैक्टर्स पढ़ लिए है ना, तो अब आगे चलते हैं। देखो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं अगर, है ना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार वापस, हम पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। देखो यार, अगर हम इसमें देखें तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है पीरियड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। जैसे यार ये सेकंड पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब तक की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसके सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और लेफ्ट से राइट जाएं अगर हम तो क्या है यार, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। तो ऑर्डर इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आता भी इसी तरह से, लेकिन एक दो जगह हमको इंटरचेंज देखने को मिलते हैं, एक दो जगह है यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ाता दिखता है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी जगह है, यहाँ और यहाँ। अब बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। देखो जनरली क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन हमने एक बात अभी पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हाफ फिल और फुल फिल जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हमको आयनाइजेशन एनर्जी भी जनरली इससे ज़्यादा लगती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगती है। तो देखो यार, यहाँ हम देखें जो बेरिलियम है वो क्या है, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, और जो नाइट्रोजन है ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, और इनमें, है ना, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो होता क्या है ना, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके जस्ट आगे वाला है, इनका जो जस्ट आगे वाला एलिमेंट है इससे ज़्यादा हो जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे बेरिलियम और नाइट्रोजन की बात करें, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है इसके जस्ट आगे वाला जो एलिमेंट है इससे ज़्यादा हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है। देखो, है ना, देखो वैसे तो बोरोन है उसकी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बेरिलियम की आई है ना, आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है बोरोन से। और यहाँ भी हमको एक इंटरचेंज देखने को मिलता है, क्या, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। और हमको ऑर्डर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, क्या, देखो लिथियम के बाद आना चाहिए बेरिलियम, लेकिन आ जाता है बोरोन, और बोरोन से ज़्यादा हो जाती है बेरिलियम की, फिर आता है कार्बन, फिर आता है, देखो यहाँ भी हमको इंटरचेंज देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन की, इसलिए ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और आगे तो है ही, ठीक है, नियोन। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, है ना, समझ में ना आई हो या फिर थोड़ी कम आई हो तो यार एक बार वापस पॉज करके जरूर देख लेना, पीछे करके वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम नीट के क्वेश्चन पे जा रहे हैं डायरेक्ट, है ना। देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है ना, हमको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना, इस तरह से आते हैं पीरियड में लाइन से। तो जनरली क्या होता है यार, देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको एक इंटरचेंज देखने को मिलता है यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि नाइट्रोजन होता है हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे जस्ट आगे वाला है इससे ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा आई है आयनाइजेशन एनर्जी, वो नाइट्रोजन की हो जाएगी। तो कुछ ऑर्डर इस तरह से आ जाता था, कार्बन के बाद आ जाता ऑक्सीजन, फिर आ जाता नाइट्रोजन, फिर आ जाता फ्लोरीन, ठीक है। तो यार ये जहाँ होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का आया था, CBSE AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। हमको आयनाइजेशन एनर्जी है या इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, उसका ऑर्डर बताना था, ठीक है। तो देखो होता क्या है, लिथियम के बाद आना तो चाहिए बेरिलियम, लेकिन बोरोन है वो आ जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसे बेरिलियम है
इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये होता है फुल कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक बार ये रहा ना लिथियम। लिथियम के बाद आता है बोरोन, क्योंकि यार यहाँ हमको इंटरचेंज देखने को मिलता है। जो बोरोन है इसकी कम हो जाती है बेरिलियम से, क्योंकि बेरिलियम जो है वो है फुल कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, और फिर यहाँ एक और इंटरचेंज जिसको अभी हमने देखा था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो इस तरह से कुछ आ जाता है। तो यार यहाँ ऑप्शन में भी यही जो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बोरोन बिल्कुल सही है, बेरिलियम बिल्कुल सही है, कार्बन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यही हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है AIPMT 2009 का, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। हमने एक फैक्टर पढ़ा था साइज का, ठीक है, कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हम पीरियड में हम ग्रुप में बात करें तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो देखो फर्स्ट पीरियड है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर एक सेकेंड, फिर सेकंड पीरियड की, फिर थर्ड पीरियड की, और फिर फोर्थ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है फर्स्ट पीरियड की, क्योंकि साइज है सबसे कम है, फिर सेकंड पीरियड की, है ना, फिर थर्ड की, और फिर फोर्थ की, इस तरह से। तो डाउन टू टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ रही है ना, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो फर्स्ट पीरियड है इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमको बताना है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ठीक है। तो देखो ये थर्ड पीरियड है, ये भी थर्ड है, और ये फोर्थ पीरियड है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा होती है फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, और फिर फोर्थ की। तो फोर्थ की सबसे कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। अब हम बात करें, है ना, तो इन तीनों में से तो देखो यार लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो पहले P1, फिर P2, फिर P3 आगे आएगा, है ना। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, ठीक है। तो P3 की सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो हम ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ P3 और P4 भी होता तो क्या होता, आप बताओ। देखो फिर भी P3 ही आता आंसर, क्यों, क्योंकि देखो P3 है इसकी ज्यादा हो जाती है P4 से, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी बताना। हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, हमको बताना है यार करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जा रही है, ठीक है। पूछा है टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम। समझते हैं एक बार सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अभी भी पढ़ा था पर एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। देखो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। देखो कि कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन अब इस एटम से हमको एक और, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखो एक बार वापस, है ना, हमने एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, ये होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसी आइसोलेटेड गैसेस एटम, है ना, जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, उसी में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यार जितने भी एलिमेंट है, एक सेकेंड, हाँ, इन सब में से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। अब इससे इनके सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा। अब हमको एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसके लिए वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है। तो देखो ये क्या क्या है, D2, D3, D5 एंड D5S1, ये सब है कुछ। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ये है ना, क्रोमियम जो है, यहां आप देखो तो ये हाफ फील्ड है, ठीक है, ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड की क्या होती है, आयनाइजेशन ज्यादा हो जाती है जस्ट आगे वाले से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हो जाती है क्रोमियम की, है ना, मतलब D5 वाले की जो कॉन्फ़िगरेशन है, फिर आ जाती है D5S1, फिर आ जाएगा D3 एंड फिर आ जाएगा D2। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्रोमियम की, फिर आ जाएगी मैग्नीज की, फिर आ जाएगा वेनेडियम, फिर आ जाएगा टाइटेनियम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब देखो यार एक लास्ट बात और कर रहे हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। ग्रुप 13 है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो देखो पहली बात सिंपल सा होना क्या चाहिए था जनरली, ठीक है। हम बात करें ग्रुप 13 की, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम,
ठीक है, ये होते हैं। तो डाउन और टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 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 ऑर्डर आता है कुछ इस तरह का। देखो एक बार वापस देखो, ग्रुप 13 है, इसके हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो होता क्या है, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आना चाहिए था, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थेलियम। लेकिन 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 ऑर्डर है वो किस इस तरह से आ जाता है, बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। तो यार देखो ये कैसे आता है, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना। एक ऐसा डब्लू बना ले इस तरह से, है ना, और इस डब्लू से आप याद रख सकते हो। देखो सबसे ऊपर आ रहा है बोरोन, है ना, इसमें फिर आता है थेलियम, फिर आता है गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो ऑर्डर को, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जरूर याद रखना है इस ऑर्डर को, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 की। हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी, है ना, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। एक बार वापस, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जरूर याद रखना यार। अच्छा यार एक और चीज समझते हैं, एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है कि जो नाभिक है यानी न्यूक्लियस जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो नए ऐड कर रहे हैं तो क्या है इसमें नेगेटिव चार्ज। तो यार इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है, इसमें अट्रैक्शन होने लगता है, और जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो देखो हमने आईपी पढ़ा था, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वहां क्या हो रहा था, वो क्या होती है, देखो किसी भी आइसोलेटेड गैस एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी देनी पड़ती है वो तो होती है आईपी या आईई, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि आप यहां क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। एक बार वापस देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनना यार, ये जनरली तो क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कभी कभी एनर्जी देनी भी पड़ती है, इसको समझते हैं कैसे। क्या होता है, देखो जनरली तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं आउटर मोस्ट सेल में तो एनर्जी रिलीज ही होगी, लेकिन कभी कभी देनी भी पड़ जाती। देखो समझते हैं कैसे। देखो ए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ए माइनस बन गया, है ना, और एनर्जी रिलीज होगी। अब यार बहुत ध्यान से सुनना, अब ए माइनस में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बाहर से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो ऐड किया है और नया इलेक्ट्रॉन है इसमें रिपल्सन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, और क्या होता है एनर्जी रिलीज होने की जगह हमको इसको ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी और देनी पड़ जाती है। तो यहां क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है ना कि रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये हो जाता है एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है ना कि रिलीज हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार वापस तो वो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, अगर हमने एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, यहां इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा और एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं, उल्टा हमको देनी पड़ जाएगी बाहर से, ठीक है। तो यार ये जरूर याद रखना, यहाँ रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन में, इसलिए एनर्जी देनी पड़ती है। वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब वापस से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। अब देखो यार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था नीट 2015 में, ठीक है, नीट 2015 में क्वेश्चन आया था। यार काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिख रखा है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या पूछ रखा है। इसमें यही पूछा है कि ऑक्सीजन है, इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐड किया, O- बन गया, तो एनर्जी रिलीज हुई, यानी प्रोसेस हुआ एक्जोथर्मिक। लेकिन हमने वापस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, O- बन गया, अब O- में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2- बन गया, मतलब इसे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, है ना। फिर भी क्या है, हमको एनर्जी देनी पड़ी, फिर भी हमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ी। तो देखो इसका रीजन क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है
और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाता है, यानी रिपल्सन होने लगता है, ये इसका रीजन होता है। ठीक है, देखो यार फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन होने लगता है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी अगर ऑप्शन पढ़े तो यार इसका कोई सही रीजन नहीं दे रखा कि O माइनस आयन इज कंपेरेटिवली स्मॉलर, बिल्कुल गलत, कोई मतलब ही नहीं इसका। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका भी कोई लेना देना है, मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए वो प्रोसेस है एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ क्योंकि रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लार्ज साइज, ना साइज का भी कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जरूर याद रखना है। ठीक है, अब देखो यार फैक्टर देखते हैं कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला है जेड इफेक्टिव। देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। इसको देखो समझा भी जा सकता है। देखो जेड इफेक्टिव यानी जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, वो जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखो अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है यानी न्यूक्लियस है, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो कोई भी नए इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो यार जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा। तो देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़ती है। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इन्वर्सली प्रपोजल होती है साइज के, यानी साइज जितना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम होती है, जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो जो तीसरा पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। देखो जो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, देखो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, हमको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यार अगर कोई पहले से ही ज्यादा स्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी क्यों खत्म करना चाहेगा? वो अपने में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, है ना, अपनी स्टेबिलिटी है वो क्यों खत्म करना चाहेगा? तो क्या होता है, जो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे यार इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए और ये अपनी स्टेबिलिटी है वो लूज कर दें, तो इनमें जो ये है वो काफी कम होती है। ठीक है, इसलिए इनमें ये कम होती है। एक बार वापस देखो, जो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है ना, ये पहले से बहुत स्टेबल है। अब यार इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लूज हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो क्या होगा, जब भी इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्या होगा, इनमें इनकी ये बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चाहेंगे ही नहीं कि क्या, ये चाहेंगे नहीं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो उल्टा क्या होता है यहाँ यार, एनर्जी रिलीज होने की जगह कई बार एनर्जी देनी भी पड़ जाती है, इसलिए ये काफ़ी कम होता है। देखो हम, ये है सेकंड पीरियड है, इसमें ईए का ऑर्डर देख रहे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पीरियड में ईए का ऑर्डर देख रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो यार मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा याद करने की। ठीक है, ठीक है, तो यार और अब आगे चलते हैं यार। सेकंड पीरियड में ईए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका हम ऑर्डर देखने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो, देखो जो बेरिलियम है फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन भी फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, और जो नाइट्रोजन है वो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। अब यार ये जो फुल फिल और हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है ये अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज करना चाहेंगे? ठीक है, मतलब अपने में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो इनकी जो ईए है वो बहुत कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है नियोन की, फिर हो जाती है बेरिलियम की, दोनों ही क्या है, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके बाद आ जाता है क्या, नाइट्रोजन, इसके बाद क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्रम देखने को मिलता है। एक बार वापस देखो सेकंड पीरियड है, देखो जनरली तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बढ़नी चाहिए, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये बढ़नी चाहिए, लेकिन देखो यार मैंने बताया हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी ये काफ़ी कम हो जाती है। तो देखो बेरिलियम, नियोन और नाइट्रोजन है, देखो बेरिलियम और जो नियोन है ये तो फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कभी नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो सबसे कम ये हो जाती है सेकंड पीरियड में नियोन की, फिर हो जाती है बेरिलियम की, और उससे ज़्यादा हो जाती है थोड़ी नाइट्रोजन की, जो कि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ समझना, देखो जो लिथियम है ये क्या है, S1 है ना, और जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ये फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ठीक है, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो होता क्या है, जो लिथियम है वो क्या होता है, इसमें जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बहुत तेजी से अट्रैक्शन मिलता है इसको, इलेक्ट्रॉन को, और फटाफट से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो लिथियम है इसकी ईए बोरोन से भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी ये है बोरोन से भी ज़्यादा हो जाती है, तो बोरोन से भी ज़्यादा हो जाएगी लिथियम की, इसके जस्ट आगे वाला है ना, ये इससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बोरोन से भी ज़्यादा हो जाएगी लिथियम की। फिर बाकी तो यार आगे चलेंगे तो वही है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी। तो देखो कार्बन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो यार ये ऑर्डर आ जाएगा। देखो एक बार वापस, तो लिथियम है इसकी बोरोन से ज़्यादा क्यों होगी, देखो लिथियम जो है इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, इसलिए इसकी ये ज़्यादा हो जाती है। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा है ना, मतलब अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ये ज़्यादा हो जाती है। तो जो लिथियम है इसकी बोरोन से भी ज़्यादा हो जाती है, तो यार इसको
याद कर सकते हो आप, एक बार वापस मैं बताता हूँ। देखो नियोन की सबसे कम हो जाती है, फिर बेरिलियम की दोनों की क्या है फुल कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल नहीं चाहिए इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो, ठीक है। तो नियोन फिर बेरिलियम, नियोन और बेरिलियम हो जाएगा, फिर आएगा क्या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन यानी नाइट्रोजन, ठीक है। नियोन आ गया, नियोन के बाद आ गया बेरिलियम, फिर आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। नियोन और बेरिलियम है तो फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन हाफ फिल है। अब होगा क्या, यहाँ देखो जो लिथियम है ना, ये क्या होता है, इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फुल फिल बन जाएगा, तो इसकी बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बोरॉन फिर लिथियम, और बाकी जो है बाकी तो सब आगे सेम ही है। जो कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन बचे तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है, ये बढ़ती है, तो ये सेम ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन बचे तो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ जाएगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो यार इसको इस तरह से याद रख सकते हो आप, नेहा बहन बोली, ठीक है। नेहा से आ जाएगा नियोन, बहन से बेरिलियम, एन से नाइट्रोजन, और बोली है ना बोरोन और लिथियम, इसे याद रख सकते हो। बाकी कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन बचे तो जो लेफ्ट से राइट जाते हो तो बढ़ती है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना इसे, ठीक है। अब देखो यार नीट कर्नाटका 2013 का क्वेश्चन है, हमको करेक्ट ऑर्डर बताना था, है ना। कार्बन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑर्डर बनाता है ई का, ठीक है। तो देखो यार हमने पढ़ा था, देखो कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है यहाँ, तो यार इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है, अभी भी हमने देखा, ठीक है। बाकी जो कैल्शियम है एल्यूमिनियम को छोड़ो, हमको तो क्या पता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है, देखो अभी भी हमने देखा था, ठीक है। कार्बन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ज्यादा होता है फ्लोरीन का, ठीक है। तो हमको ये तो पता है, पक्की बात है। तो अब देखो यार इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करें तो फटाफट से हो जाएगा। देखो ये पांचों दे रखे, लेकिन हम तीन का पता है, कार्बन से ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है फ्लोरीन की। अब देखो ऑप्शन मैच करो, देखो बी वाला हम देखें तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, इससे ज्यादा होती है कार्बन की, तो गलत हो गया। सी वाला देखें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन की होगी, यहाँ भी गलत हो गया। यहाँ देखें तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की तो है, लेकिन फिर क्या है फ्लोरीन की है वो कम होगी ऑक्सीजन से, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा क्या होती है फ्लोरीन की होती है, तो ये भी गलत हो गया। देखो कार्बन फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन ये आना चाहिए ऑर्डर, तो ये भी गलत हो गया। अब फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ बिल्कुल सही है, कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से एलिमिनेशन से करो क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो यार अगर हम कैल्शियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम है यहाँ और कैल्शियम है यहाँ, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है ये कम होती है, साइज बढ़ रही है तो ये कम होगी, तो एल्यूमिनियम है इसकी कैल्शियम से ज्यादा हो जाती है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हो, वैसे एलिमिनेशन बेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ये कम होनी चाहिए, यही होता है। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, जो थर्ड पीरियड है इसकी जो ये है वो सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार देखो यार टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो ये है वो कम होती है, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो थर्ड पीरियड है, ठीक है, जो थर्ड पीरियड है इसकी ये है जो सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो थर्ड पीरियड है इसकी ये सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। देखो जनरली तो क्या होना चाहिए था, है ना, टॉप टू बॉटम हम जाएं तो ये है वो कम होनी चाहिए, है ना, होता भी यही है। लेकिन एक जगह क्या थर्ड पीरियड है उसकी ये जो है सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। थर्ड पीरियड की ये है वो सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों होता है देखो। अब देखो जो सेकंड पीरियड है इसका साइज कम है, थर्ड पीरियड का साइज ज्यादा है, ठीक है। तो यार इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में वो क्या होगी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। जबकि थर्ड पीरियड है इसकी साइज ज्यादा है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यार जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें क्या होगा रिपल्सन लगेगा, ठीक है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो नए इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जबकि थर्ड पीरियड में ये जो रिपल्सन है वो कम लगेगा, इसलिए क्या होता है जो थर्ड पीरियड है इसकी ये जो है सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है। देखो साइज जो है ना क्या है सेकंड पीरियड का कम है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिससे जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, इसलिए जो थर्ड पीरियड है इसकी सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है। देखो तो यार बोरोन है इससे ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम की, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस की, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी सल्फर की, और फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, जरूर याद रखना, है ना। यार यहाँ भी देख सकते हो थर्ड पीरियड है उसके जो एलिमेंट है इनकी सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, एक ही ग्रुप की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। यार ये है हेलोजन परिवार, है ना, हेलोजन फैमिली। यहाँ हमको बताना है कि ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका ऑर्डर क्या होगा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो जनरली होना क्या चाहिए था, अगर हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो साइज बढ़ रही है तो ये कम होनी चाहिए, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन देखो क्लोरीन है थर्ड पीरियड में और फ्लोरीन है सेकंड पीरियड में, तो
थर्ड पीरियड के एलिमेंट है इसकी ज्यादा हो जाती है सेकंड पीरियड से। अगर हम एक ही ग्रुप में बात करें तो ठीक है, तो होगा क्या, क्लोरीन जो है इसकी ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, क्योंकि थर्ड पीरियड है के एलिमेंट है उसकी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। ठीक है, फिर तो सेम है, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो जरूर याद रखना है ना, क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब देखो यार ये क्वेश्चन है, हमको बताना ये सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा ऑक्सीजन है और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब देखो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी सल्फर की, थर्ड पीरियड का है सल्फर, और फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर किस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। ठीक है, एक बार वापस देखो, जो ऑक्सीजन है और जो सल्फर है ना, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है। फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की और ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी सल्फर की। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यार एक क्वेश्चन भी आया हुआ था नीट में, नीट 2010 का क्वेश्चन था, है ना, सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन में से बताना था ना कि इसकी ई ज्यादा होगी। तो बहुत आसान है, देखो सबसे ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, तो इन दोनों में से कुछ होगा, फिर होगी फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की होगी, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो यार इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म होता है। अब आगे चलते हैं ईएन पे ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी सिंगल एटम की। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी वो बॉन्डेड एटम की पे ही लागू होगा, ना कि एक सिंगल एटम पे। ठीक है, तो पहली चीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी सिंगल एटम की या आइसोलेटेड एटम की। ठीक है, अब देखो यार हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो जो HCl है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड है जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर कर रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है वो क्या करता है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के, इनको अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे क्या होता है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो यार वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो HCl था, ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड था वो कोवलेंट बॉन्ड था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था। ठीक है, अब क्या करता है, क्लोरीन है, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे क्या होता है, क्लोरीन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और देखो जो यार क्लोरीन है उसकी जो एबिलिटी है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है देखें तो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वही होती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, देखो यार क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है लगभग, और जो हाइड्रोजन है इसकी 2.1 होती है ना, तो क्लोरीन है इसकी ज़्यादा है, इसलिए अपनी तरफ ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यार 3 केस आई है, इसके 2.1 केस है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ये ध्यान रखो यार क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी और हाइड्रोजन की इसके कंपेयर में कम थी, इसलिए क्लोरीन है अपने ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, अब देखो यार आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ईएन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। अच्छा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, देखो जो एटम है उसका न्यूक्लियस है जो अट्रैक्शन लगाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वही होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, और यार ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी साइज जितना बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि जो अट्रैक्शन है, देखो यार न्यूक्लियस से क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जैसे यार हम बात करें Fe प्लस और Fe+2 और Fe+3 की, तो देखो कहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है Fe+3 में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, Fe+3 की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो तीन फैक्टर पढ़े हमने। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, ठीक है। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के, और चार्ज की हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। अब देखो हम पीरियड में बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसीलिए ईएन भी बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। और ग्रुप की बात करें, हम टॉप से बॉटम पे जाएं, ठीक है। हम ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक है। साइज बढ़ती है इसलिए ईएन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, ठीक है। अब देखो यार ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ऑर्डर है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ईएन बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। तो देखो लिथियम है उसकी 1 है, ठीक है। तो बेरिलियम की देखो 0.5 बढ़ रही है सबकी, ठीक है। 0.5 बढ़ रही है। देखो इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए किसकी किससे ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यार हम लेफ्ट से राइट जाएं तो 0.5 बढ़ रही है, ठीक है, ईएन। अब देखो हम ये सेकंड पीरियड हो गया, हम थर्ड पीरियड में देखें तो ईएन है वो कितनी बढ़ रही है, 0.3 बढ़ रही है शायद, ठीक है। 0.3 बढ़ती जा रही है ना। अब देखो यार कुछ एटम होते हैं, है ना, उनकी ईएन सेम है। जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो इनकी ईएन होती है 3 होती है, तो इसको आप याद रखें नकल से याद रख सकते हो। इसकी ईएन है 3 है, ठीक है। देखो आयोडीन, सल्फर और कार्बन है, इसकी ईएन 2.5 है, इसको याद रख सकते हो इसक से, ठीक है, इसके से याद रख सकते हो, ठीक है। और जो हाइड्रोजन और फास्फोरस है उसकी ईएन 2.1 होती है, तो देखो इसको याद रख सकते हो HPN हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो देखो यार इस सबकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू किससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यार आपको समझ में आ जाएगा। देखो वैसे देखो आप ऐसे ऑर्डर देखो, लिथियम से 0.5 बढ़ रही है, इसके नीचे 0.3 बढ़ रही है, ठीक है। और अगर इनको देखो तो इन सबकी सेम है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा इससे ही कि यार किसकी ईएन ज़्यादा है किससे, ठीक है। अब देखो स्केल की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्केल होते हैं, जिसमें एक है पॉलिंग स्केल और एक है मुलिकन स्केल, ठीक है। कोई ज़्यादा काम के नहीं है, क्वेश्चन कभी आते नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। देखो मुलिकन स्केल है, उसमें ईएन कैसे नापते हैं अपन, जो आईपी होता है और ईए होता है ना। आईपी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसको प्लस करके जो हाफ आएगा वो हो जाता है ईएन, है ना। मूलिकन स्केल में ईएन वो हो जाती है, ठीक है, आईपी, है ना, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, ये हो जाता है मूलिकन स्केल में ईएन की वैल्यू, ठीक है। पोलिंग स्केल भी होता है जो कि काम का नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ईएन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ईएन। देखो ईएन से हम देखो स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं बॉन्ड की, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा ईएन के, ठीक है। जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे देखो हाइड्रोजन है ना, देखो हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और ये भी हाइड्रोजन का 2.1, तो डेल्टा ईएन 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है। डेल्टा ईएन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की 0 हो जाएगी, ये भी 2.1 ये भी 2.1। जैसे हम इसकी बात करें तो हाइड्रोजन होता है 2.1 और क्लोरीन होता है 3.0, ठीक है। तो इसकी आ जाएगी 0.9। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें डेल्टा ईएन कितनी आ जाएगी, देखो 4 माइनस 2.1 करें तो 1.9 आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होगी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की 1.9 होगी, तो देखो स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसकी 0.9 थी तो इसकी कम हो जाएगी, और इसकी तो 0 थी तो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा हो जाएगी HF बॉन्ड की, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ईएन के, ठीक है। जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ईएन के, ठीक है।
हाँ तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड को, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल है उनके जो ऑक्साइड है वो जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल है उसके जो ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक नेचर के हैं। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जो मेटल के ऑक्साइड है वो जनरली बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। देखो जो नॉन मेटल है उसके जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल होती है, ठीक है, जो मेटल है उसके जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। जरूर ध्यान रखना। देखो यार पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो नॉन मेटल है ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ये बाकी सब इतना सारा क्या है, मेटल है, और ये बीच वाले मेटलॉइड है, ठीक है। ध्यान रखना यार ये भी। तो यार ये जो नॉन मेटल है ना, इनके जो ऑक्साइड होंगे ये क्या होंगे, कौन से नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अभी देख लिया हमने, अब आगे चलते हैं यार, ठीक है। तो जरूर याद रखना, जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं न तो जो एसिड से रिएक्ट करे न ही बेस से रिएक्ट करे, वो होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। और इसके एग्जाम्पल है जैसे ये तीनों, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब हो गए क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल, ठीक है। NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, N2O, ये सब हो गए क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड। जरूर याद रखना तीनों एग्जाम्पल। अब यार हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, ठीक है। देखो वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे, ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होगा, एम्फो यानी दोनों होता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे। और यार जो इनके एग्जाम्पल है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सब है, ये जितने भी एलिमेंट है इनके जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इनको देखो यार याद करने की एक ट्रिक भी है, क्या, सुनो जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और ऐश करते हैं, ठीक है। इसको यार आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद रख लेना। देखो सुनो से SN, जनाबे, ठीक है, जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और ऐश करते हैं, ठीक है, फिर ऐश करते हैं, ठीक है। जरूर याद रखना यार ये सब। तो यार ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सबके सब, ठीक है। सुनो जनाब बे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और ऐश करते हैं, ठीक है। जरूर याद रख लेना यार इसको। अब देखो यार नेचर ऑफ ऑक्साइड से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं AI PMT या नीट में, उन सबको हम एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नीट 2020 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमको बताना है यार कौन ये जो ऑक्साइड है इनको, इनका नेचर क्या क्या होगा, ठीक है, इनका नेचर क्या क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले आता है CO, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने पढ़ा था न्यूट्रल ऑक्साइड में, ठीक है। देखो 3 एग्जाम्पल थे जो याद करने थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे यार तीनों, क्या, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O, ये क्या है, तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा A में सेकंड वाला न्यूट्रल, है ना। अब BaO, ठीक है। अब देखो बेरियम को देखें हम, है ना, देखो एक सेकंड, अगर हम बेरियम को देखो तो ये क्या है, मेटल है। बेरियम क्या है, मेटल है यार। और मेटल के ऑक्साइड जो है, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और एसिड, है ना, एसिडिक किसके होते हैं, नॉन मेटल के, ठीक है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। ये बात पता होगी आपको, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बेरियम क्या है, मेटल है, तो इसके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, बेसिक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। तो यार देखो जो इसमें सेकंड B है, इसमें आ जाएगा फर्स्ट, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक, ठीक है। Al2O7, ठीक है, इसका देख लेते हैं हम। देखो यार ये जो थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें ये सब जो थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो इसमें एल्यूमिनियम भी आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम है उसके ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। तो यार उसका आंसर एम्फोटेरिक हो जाएगा। लेकिन यार इन सबको जरूर याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी अभी, सुनो जनाबी अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और ऐश करते हैं, ठीक है। तो यार जो Al2O7 है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, उसके ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, अभी देख लिया हमने। तो इसमें आ जाएगा एम्फोटेरिक। और जो Cl2O7 है, ठीक है, देखो क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल है, उसके जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो D में आ जाएगा क्या, थर्ड, ठीक है। तो देखो A में सेकंड, ठीक है, B में फर्स्ट, ये भी ठीक है। तो ये जो Al2O7 है एम्फोटेरिक था, तो लास्ट वाला हो जाएगा 4 और ये D, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
अब नीट ओडिशा 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो Na2O, ठीक है, जो सोडियम होता है वो क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये हो जाएगा बेसिक नेचर का, ठीक है। तो यार देखो फर्स्ट में आ जाएगा सेकंड, ठीक है। Al2 देखो एल्यूमिनियम है, अभी अभी देखा था, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, तो इसमें आ जाएगा क्या, फोर्थ, ठीक है। अब N2O, NO और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तीनों क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। और Cl2O7, ठीक है, नॉन मेटल है तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये देख लो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आना चाहिए 2, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो यार इसमें फर्स्ट वाले में भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर सेकंड में 4, ठीक है, ये हो गया, फिर मतलब आंसर डी हो जाएगा। थर्ड में देख लो यार फर्स्ट आ रहा है और फोर्थ में सी आ रहा है, ठीक है। तो ये नीट ओडिशा 2019 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो यार नीट 2023 मणिपुर वाला जो हुआ था उसका क्वेश्चन है, हमको बताना है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है उनको हमको एक करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। तो चारों क्या क्या है, एक तो NO है, एक ZNO है, एक CO2 है और CaO है, ठीक है। देखो NO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। देखो तीन क्या कहते हैं, NO, N2O और CO, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो NO भी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। NO तो न्यूट्रल हो गया। ZNO की बात करें हम तो देखो यार हमने अभी भी पढ़ा, ये जब है, ये जितने भी एलिमेंट है इनके जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं, तो Zn भी आता है इसमें, जिंक भी, ठीक है। तो जिंक के जो ऑक्साइड होंगे वो भी एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें तो सॉल्व होगी इसमें, ठीक है। देखो जो NO होता है वो एम्फोटेरिक, सॉरी NO होगा वो हो जाएगा क्या, न्यूट्रल हो जाएगा NO वाला, और ZNO वाला हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। और क्या क्या है इसमें, CO2, ठीक है। CO2 जो कार्बन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसके ऑक्साइड जो होंगे, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। और एक दे रखा है हमको कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के ऑक्साइड CO दे रखा है, मतलब कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो इसके ऑक्साइड हो जाएंगे बेसिक, ठीक है। तो ये चारों हो चुके हैं यार, इनको सिक्वेंस में जमा लेते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या था, NO था, ठीक है, तो NO आना चाहिए न्यूट्रल। फिर क्या है एसिडिक, एसिडिक कौन सा आया था, CO2 आया था एसिडिक, तो देखो CO2 और CO2। फिर बेसिक, बेसिक कौन सा आया था, CaO है ना, कैल्शियम वाला का ऑक्साइड, ठीक है, तो ये हो गया। और जो एम्फोटेरिक था वो ZNO, ठीक है। तो यार ये सब हो गया। देखो यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यार कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जरूर याद कर लेना ये सब, और न्यूट्रल देखो ये तीनों होते हैं, ये भी जरूर याद कर लेना, ये सब भी बहुत आसान है। नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और मेटल के ऑक्साइड एबेसिक होंगे। इतनी सी बात याद रखनी हो। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, और भी देखते हैं अभी। देखो यार एक और क्वेश्चन आ गया 2011 का, हमको बताना कौन सा एम्फोटेरिक होगा। देखो फर्स्ट आ जाएगा, देखो अभी चलते हैं एम्फोटेरिक में। देखो ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, तो SN है, फर्स्ट ही आ गया, उसमें SN था ऑप्शन में, SnO2, तो ये हो जाएगा एम्फोटेरिक, ठीक है। अब हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं CBSE AIBMT 2009 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, ये पूछ रहा है इसके साथ कौन सा ऑक्साइड है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक चीज आपको पता होगी, जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, या फिर बेस है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, लेकिन कभी भी बेस बेस रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक बेस होता है, ठीक है। और अगर कोई बेस होगा इनमें से कोई भी ऑक्साइड, वो रिएक्ट नहीं करेगा इसका साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेस बेस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बेस बेस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से बेस कौन सा है, ठीक है। अब देखो पहला हम देखें तो CaO, देखो जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं साहब, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और NaOH क्या है, ठीक है, NaOH देखो सोडियम भी एक मेटल है, ठीक है, तो इसका जो ऑक्साइड है, ठीक है, जिसका हाइड्रोक्साइड है वो भी बेसिक होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी बेसिक है, तो यार दोनों आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, बेस बेस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। बाकी सब है या तो वो एम्फोटेरिक है या फिर एसिडिक है, ठीक है। तो देखो एम्फोटेरिक भी रिएक्ट कर जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी, ठीक है, और एसिडिक है वो तो करेगा ही, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कौन रिएक्ट नहीं करेगा, बेस रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुद भी बेस है, बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए देखो जो CaO है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है ना, IUPAC नेम ऑफ 1012-118 के जो एलिमेंट है इनके IUPAC नेम देखने वाले हैं, है ना, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो देखेंगे ही नीट में, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखें यार 102 है, इसका हमको नाम लिखना है,
ठीक है। तो यार कैसे लिखा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, जो जब भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो जीरो है, जो जीरो है इसको लिखा जाता है निल, ठीक है। तो यार एक बार याद कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो को लिखा जाता है निल और इसका सिंबल होता है एन, जो फर्स्ट वर्ड है वही सिंबल हो जाता है, ठीक है। एक है वन है, इसको लिखा जाता है अन और सिंबल हो जाएगा यू, फर्स्ट वर्ड सिंबल हो जाता है, ठीक है। जो दो है यानी टू है, इसको लिखा जाता है बाय और इसका सिंबल हो जाता है बी, ठीक है। थ्री है, इसको लिखा जाता है ट्राई, जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो थ्री को लिखा जाता है ट्राई, इसका सिंबल हो जाएगा टी। फोर है, इसको लिखा जाता है क्वाड और इसका सिंबल हो जाएगा क्यू। जो फाइव है, इसको लिखा जाता है पैंट और इसका सिंबल हो जाएगा पी। सिक्स है, इसको लिखा जाता है हैक्स और इसका सिंबल होता है एच। सेवन है, इसको लिखा जाता है सेप्ट और इसका सिंबल हो जाता है एस। आठ है, इसको लिखा जाता है ऑक्ट और इसका सिंबल होता है ओ। और नाइन है, इसको लिखा जाता है इन और इसका सिंबल होता है ई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बार वापस देखो, निल लिखेंगे जीरो को, अन लिखेंगे वन को, है ना, सिंबल फर्स्ट वर्ड हो जाएगा सबका, ठीक है। बाय लिखेंगे टू को, ट्राई लिखेंगे किसको, थ्री को, क्वाड लिखेंगे फोर को, पैंट लिखेंगे फाइव को, हैक्स लिखेंगे सिक्स को, सेप्ट लिखेंगे सेवन को, ऑक लिखेंगे एट को और इन लिखेंगे नाइन को, ठीक है। अब यार इतना आ गया तो आईयूपीएसी नेम लिख दोगे आसानी से। देखो जैसे 102 है, इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखने वाले हैं। देखो वन को लिखा जाता है क्या, अन, तो अन लिख दो। आगे का वर्ड है जीरो तो लिख दो निल, है ना। टू को लिखा जाता है बाय, बाय लिख दो, यहां तक हो गया। और लास्ट में एक सफिक्स लगा दो ईएम, तो देखो नाम क्या हो गया, अन निल बाय ईएम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखो यार, 102 है ना, वन को लिखते हैं इन, सॉरी वन को लिखते हैं अन, ठीक है। जीरो को लिखते हैं निल, टू को लिखते हैं बाय और लास्ट में सफिक्स लगा देता है ईएम, तो अन निल बाय ईएम, ठीक है, अन निल बाय ईएम और इसका सिंबल हो जाएगा UNB, ठीक है। अब देखो 102 है, 102 है, इसका लिख लिया है। अब 108 का लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 108 है, इसको किस तरह से लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो वन को लिखा जाता है अन, जीरो को लिखा जाता है निल और 8 है, इसको लिखा जाता है ऑक्ट और लास्ट में लगा दो ईएम, तो अन निल ऑक्टियम, ठीक है। अब 111 का लिखें तो वन को लिखा जाता है अन, वापस वन है अन, वापस वन है अन और लास्ट में लगा दो ईएम, अन 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 ईएम, ठीक है। अब देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है, हमको 119 था, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना था, बहुत ही आसान। देखो 119 है ना, 119, तो देखो वन को क्या लिखा जाता है अन, वापस वन है अन, नाइन को लिखा था इन और लास्ट में लगा दो ईएम, अन अन इन नियम, ठीक है, अन अन इन नियम। तो यार ये हो जाएगा आंसर। देखो यार कहाँ है ये, फर्स्ट ही है शायद, अन अन इन नियम, ठीक है, यही है, ठीक है। यार थोड़ी प्रैक्टिस करना, आसानी से आ जाएगा, ये नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो यार आगे चलते हैं, ठीक है। 101 से 118 तक के जो एलिमेंट है इनके नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है यार नीट में इससे भी, ठीक है। देखो यार वैसे याद करना तो काफी मुश्किल है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यार कहा क्या जाता है, 101 है, इसको बोलते हैं मेंडेलेवियम, 102 को बोलते हैं नोबेलियम, 103 को बोलते हैं लैवरेंसियम, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ यार कैसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो पहले 101 से 108 है, यहाँ तक की एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, फिर आगे की बताऊंगा, ठीक है। देखो आप कैसे याद रख सकते हो, है ना। देखो मेंडल को, ठीक है, मेंडल को नोबेल मिला, ठीक है, मेंडल साहब है, इसको नोबेल मिलता है। फिर इनको प्यार हुआ, प्यार में धोखा मिला, तो ये क्या है, रूठ जाते हैं, है ना, और रूठ गए, फिर गमों में डूब जाते हैं, ठीक है, तो डूब गए, फिर ये समुद्र के पास जाते हैं, वहाँ बैठते हैं तो थोड़े बहने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ठीक है। मेंडल को नोबेल मिला, फिर क्या हुआ, प्यार हुआ, लव हुआ, फिर क्या है, प्यार में धोखा मिला तो रूठ गए नोबेल साहब, फिर क्या हुआ, गमों में डूब गए, फिर समुद्र के पास गए, फिर वहाँ क्या बैठे तो बहने लगे और फिर हंसने लगे, ठीक है। तो यार इस तरह से आप इन सबको नाम को याद रख सकते हो। अब आगे की एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आगे की मैं ट्रिक बताने वाला हूँ 109 से 118 तक की, ठीक है। आगे की ट्रिक है 109 से 118 तक के जो एलिमेंट है इनकी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो एक लड़की थी मेई, ठीक है, एक लड़की है जापानीज लड़की मेई, वो क्या है, डर गई, है ना, वो डर जाती है और डर गई तो क्या है, रोने लगी, कांपने लगी, उसके बाद फिर क्या है, नहाने गई, फिर इस तरीके क्या, मॉइस्चराइजर लगाया, मॉइस्चराइजर। अब ये मॉइस्चराइजर कुछ खा गई जिससे लीवर में चला गया, फिर इसको टेंशन होगी, फिर क्या हुआ, लास्ट में इसे उल्टी होगी। तो इस तरह से आप यार ये नाम याद रख सकते हो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है यार, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वापस भी आ सकता है, एक बार वापस देखो कैसे याद रख सकते हो। मैं क्या है, डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, नहाने गई, फिर क्या इसने मॉइस्चराइजर लगाया जो लीवर में गया, फिर टेंशन हुई और टेंशन के बाद इसको उल्टी हो गई, ठीक है। तो यार नीट 2020 का क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन है, हमको बताना है कौन सा मैच है जो करेक्ट है
और कौन सा सॉरी इनकरेक्ट बताना चाहता ना, कौन सा मैच इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो अनिल अनियम, ठीक है, 101 है, इसको बोलते हैं अनिल अनियम। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अनिल अनियम, हाँ। अनिल ट्राइयम किसको बोलते हैं? 103 को बोलते हैं अनिल ट्राइयम। अनिल हेक्जियम 106 को बोलते हैं, और अनिल अनियम 111 को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 101 है, क्या इसको हम मेंडेलेवियम बोलते हैं? बिल्कुल सही है, मेंडेलेवियम बोलते हैं, अभी देखेंगे भी। ठीक है, 103 को लेवरेंशियम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। 106 को सिबोर्जियम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और 111 है, इसको डर्मस्टेडियम बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। इसको हम बोलते हैं क्या? रोनगेनियम। ठीक है, रोनगेनियम बोलते हैं। ठीक है, देखो एक बार वापस यहाँ भी देख लो। 101 है, इसको हम बोलते हैं मेंडेलेवियम, बिल्कुल सही है। 103 है, इसको लेवरेंशियम बोलते हैं। 106 है, इसको सिबोर्जियम कहते हैं। ठीक है, सिबोर्जियम कहते हैं। और है ना 111 है, इसको रोनगेनियम कहते हैं, है ना। डर्मस्टेडियम तो 110 को कहते हैं। ठीक है, तो यार ये इनकरेक्ट पूछा था, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यार बहुत ही आसान था। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना यार, काफी आसान है। तो यार इस तरह से IUPAC नेम है ये भी खत्म होता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल पे बेहतरीन लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने 7 के 7 टॉपिक है एक खत्म कर लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, उम्मीद है यार आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें, और इसी तरह से के लेक्चर देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि इतना ही रखो दिमाग में जो काम आए नीट एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।